नागरिकता, हम लोग पढ़ते हैं नागरिकता क्या है। ठीक है, नागरिकता मतलब किस में है, संविधान के भाग, नागरिकता तो संविधान के भाग 2 में है। ठीक, भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक है। तो नागरिकता संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक है। ठीक है, तो नागरिकता संविधान के भाग 2 में किसमें है, नागरिक बनना है तो 2 नंबर का काम मत करना, नहीं ठीक है, भागोगे तो ठीक है, तो नाग पंचमी के दिन भी नहीं बच पाओगे हैं। 5 से 11 है, 9 2 11 हो जाते हैं ना, तो 5 11 तुम 5 2 11 हो जाओगे। ठीक है, ये ना ज़्यादा 2 नंबर का काम करोगे तो इतना पुलिस मारेगी तो 9 2 11 भी नहीं हो पाओगे। 9 2 11 मतलब भाग जाना मुहावरा है ना, तो यहाँ पर 5 11 हो जाओगे तुम। ठीक है, तो नागरिकता किसमें है, 2 नंबर का काम मत करना नागरिकता प्राप्त करने के लिए, नहीं तो 9 2 11 नहीं 5 11 हो जाओगे। ये ट्रिक है, याद रखना। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, नागरिकता किस भाग में है। ठीक है, तो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11, 9 2 11 नहीं 5 से 11। ठीक है, ध्यान रखना, 2 नंबर का काम करोगे तो पुलिस पकड़ लेगी, 5 11 नहीं हो पाओगे, मतलब भाग नहीं पाओगे। ठीक है, ये है ट्रिक। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बाद में इसको यथा संशोधित किया गया, फिर इसको कुछ संशोधन इसमें किया गया था। ठीक है, बाद में। ठीक है, तो भारतीय नागरिकता अधिनियम जो 1955 है, इसके अनुसार 5 तरीकों से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, 5 तरीकों से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसको 5 तरीकों से नागरिकता, कौन से है भाई, कौन से अधिनियम है ये, नागरिकता अधिनियम, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, इसको 5 तरीके से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 1 जन्म, नंबर 2 रक्त संबंध या वंशक्रम से, रक्त संबंध या वंशक्रम से। नंबर 3 क्या है, राष्ट्रीयकरण से। नंबर 4 क्या है, देशीकरण से। नंबर 5 क्या है, किसी भूभाग को अगर हम भारत में सम्मिलित कर लें तो वो वहाँ के लोग भी हमारे नागरिक बन सकते हैं। तो नागरिकता कितने प्रकार से हमारे, 5 प्रकार। कौन से प्रकार हैं देख लो, जन्म, रक्त संबंध या वंशाक्रम, राष्ट्रीयकरण, ठीक है, रजिस्ट्रीकरण, क्या है तुम्हारा, रजिस्ट्रीकरण, ठीक है, देशीकरण, और किसी भूभाग के भारत में सम्मिलित होने पर। तो नागरिकता 5 प्रकार से, जन्म, रक्त संबंध या वंशक्रम, ठीक है, रजिस्ट्रीकरण के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, किसी भूभाग को भारत में सम्मिलित करने पर नागरिकता हमारी प्राप्त हो जाती है। ये कौन सा है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 है। संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार क्या है, संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार क्या है, संसद का नागरिकता, ठीक, संसद का नागरिकता के संबंध में विधि, ठीक है, विधि बनाने की शक्ति है। ठीक है, संपूर्ण शक्ति है। तो क्या करती है, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 11 ने संसद का नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की पूर्ण शक्ति किसके पास दे रखी है, संसद के पास। तो नागरिकता के संबंध में जो भी विधि बनानी है उसकी पूर्ण शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। किस अनुच्छेद के अनुसार, अनुच्छेद 11 के अनुसार। और इसी शक्ति का प्रयोग से, इस शक्ति के प्रयोग से संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 को बनाया था, नागरिकता अधिनियम 1955 को बनाया था। किस शक्ति का प्रयोग करके, अनुच्छेद 11 की शक्ति को प्रयोग करके, ठीक है, बनाया था। और इसकी, ठीक है, इसकी धारा 5(1)(a) के तहत, इसकी धारा, ठीक है, नागरिकता संविधान संशोधन, ठीक है, ये तुम्हारा जो है नागरिकता अधिनियम 1955 के, ठीक है, धारा 5(1)(a) के तहत पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष तक रहना होगा। ठीक है, जो भारतीय मूल का व्यक्ति है, जिसके माता पिता भारत के हैं, अगर वो विदेश की नागरिकता पा गया या विदेश में रहने लगा है तो ठीक है, तो नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5(1)(a) के तहत, ठीक है, उसको अगर पंजीकरण, मतलब पंजीकरण व रजिस्ट्रीकरण के द्वारा अगर नागरिकता प्राप्त करनी है तो उसको भारत में कितने साल रहना होगा, 7 वर्ष रहना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सब आए हुए हैं, घटनाचक्र के पॉइंट है हमारे। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद में पारित हुआ। ठीक है, अभी नागरिकता संशोधन अधिनियम विधेयक जो है 2019 भारत की संसद में पारित हुआ। 1 दिसंबर 1919 को ये क्या हो गया, 1 दिसंबर 1919 को ये, ठीक है, लागू हो गया। और 12 दिसंबर 1919 को ये राष्ट्रपति की मंजूरी हो गया। ठीक है, इसको मंजूरी भी मिल गई। देखो, नागरिकता संशोधन विधेयक जो है 2019 संसद में पारित हुआ। कब पारित हुआ, 1 दिसंबर 1919 को संसद में गया, पारित हो गया। फिर 12 दिसंबर 1919 को क्या मिल गया, इसको राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। ठीक है, फिर ये राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद विधेयक क्या बन जाता है, फिर ये पारित हो जाता है, एकदम परफेक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है, तो इसको अधिनियम कहने लगता है। क्या बन जाता है, फिर ये अधिनियम बन गया। तो नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद में कब पारित हुआ, 1 दिसंबर 2019 को पारित हुआ।
फिर ये संसद में पारित जब हो गया दोनों संसदों से, तब ये पहुँच गया राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति ने 12 दिसंबर 2019 को 12 दिसंबर 2019 को क्या कर दिया, इसको तुम्हारा राष्ट्रपति की मंजूरी दे दी। ठीक है, तो नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 पारित हुआ संसद से 11 दिसंबर 2019 को। 1919 अगर निकल गया तो माफ़ करें ना, 1 दिसंबर 2019 को संसद से पारित हो गया। फिर 12 दिसंबर 2019 को, ठीक है, ये राष्ट्रपति की मंजूरी से बन गया अधिनियम। क्या बन गया, अधिनियम बन गया। और ये लागू कब हुआ, 10 जनवरी 2020 को क्या हुआ, लागू हो गया। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम, ठीक है, 2019 कब से लागू हुआ, 10 जनवरी 2020 से। ये क्योंकि डेटें पूछी गई हैं कन्फ्यूजन वाली, कभी कभी ये डेट दे देता है, कभी कभी ये वाली डेट देता है, कभी कभी ये वाली डेट देता है, क्योंकि घटनाचक्र का ही पॉइंट है ये। तो ये नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है 2019, ये 2019 से लागू नहीं हुआ है, 10 जनवरी 2020 से लागू हुआ है। 11 दिसंबर 2019 को संसद में पारित हुआ था और इसको 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दी थी, तब ये अधिनियम बना था। और ये अधिनियम जब बन गया तो ये लागू हुआ 10 जनवरी 2020 से। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है कि अफगानिस्तान के, इस पर बहुत बवाल हुआ था, इसलिए कई परीक्षाओं में उस टाइम क्वेश्चन आया था। इसका उद्देश्य था कि अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में उत्पीड़न के कारण, मतलब जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में अगर किसी का उत्पीड़न हो रहा है, उत्पीड़न के कारण अवैध प्रवासियों के रूप में भारत, ठीक है, आए वहाँ के अल्पसंख्यक समूह वहाँ के कौन से, हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं और ईसाई हैं। तो अगर ये बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से अगर उनको परेशान किया गया, उत्पीड़न किया गया है, अगर वहाँ से कोई अवैध प्रवासी आया है, कौन, अल्पसंख्यक समूह का कौन है, वो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, तो इनको हम क्या कर देंगे, भारत की क्या देंगे, हम नागरिकता प्रदान करेंगे। ठीक, इसको लेकर बहुत देश में बवाल हुआ था। ये है, तो इनके अल्पसंख्यक हैं तुम्हारे कौन, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। ये अगर अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से आते हैं तो इनको किस अधिनियम के द्वारा, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा, जो 10 जनवरी 2020 को लागू हुआ है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जो 10 जनवरी 2020 से लागू है, इसके द्वारा इनको हम क्या देंगे, भारत की नागरिकता दे देंगे। ठीक है, जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हुए हैं। फिर अनुच्छेद 5, अब ये हमारा अनुच्छेद 5 से शुरू होता है ना, जो नागरिकता हमारी किस में है, भाग 2 में है, भाग 2 में है नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 में है। ठीक है, तो अब अनुच्छेद 5 क्या कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, तो अनुच्छेद 5 कहता है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 8 कहता है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के, ठीक है, नागरिकता के अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 8 क्या है, अनुच्छेद 8 है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार हैं। ठीक है, तो जो भारत के मूल के व्यक्ति हैं तो वो जो बाहर रहते हैं तो उनको कुछ अधिकार दिए गए, नागरिकता के कुछ अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 8 के अनुसार। अनुच्छेद 7 कहता है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, जो भारत आके, ठीक है, फिर उस समय पाकिस्तान, फिर जो भारत के थे वो पाकिस्तान चले गए थे, उनको भी नागरिकता के अधिकार दिए गए कि वो कैसे नागरिक बनेंगे, अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 6 में है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले, ठीक है, कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार हैं। तो जो पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन किए हैं उन, ठीक है, करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार हैं। तो 7 में है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 6 में है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 9 में क्या है, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का, ठीक है, नागरिकता का ना होना, नागरिक ना होना। ठीक है, तो अगर अनुच्छेद 9 ये कहता है अगर कोई विदेशी राज्य की नागरिकता को हासिल कर लेता है, स्वेच्छा से अर्जित करता है, ठीक है, करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना, तो ये अनुच्छेद 9 के से वो फिर भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, ये अनुच्छेद 10 क्या बताता है, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। ठीक है, तो ये हमारे अनुच्छेद हो गए तुम्हारे। ठीक है, और संविधान का अनुच्छेद तो 11 संसद को सक्रियता 5 से 11 है, तो 5 पढ़ लिए हमने अनुच्छेद। ठीक है, ये हम लक्ष्मीकांत से लिखे हैं 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ठीक है, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना अनुच्छेद 10, और 11 तो देता है संसद को शक्ति देता है अनुच्छेद 11, जिससे वो नागरिकता के बारे में नियम बना सकता है। पूर्ण शक्ति किसके पास है,
संसद के पास है नागरिकता के बारे में नियम बनाने की, अधिनियम बनाने की, तो किस अनुच्छेद से शक्ति मिलती है? अनुच्छेद 11 से। और 5 तो ये कहता है कि संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता क्या रहेगी। 6 कहता है कि पाकिस्तान से कोई भारत को प्रव्रजन किया है तो उन व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार क्या रहेंगे। 7 कहता है कि पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में क्या होगा, ये बताता है। 8 बताता है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार क्या होंगे, ये 8 बताता है। 9 बताता है विदेशी राज्य की कोई नागरिकता हासिल करता है स्वेच्छा से तो वो फिर भारत का नागरिक नहीं रहेगा। और 10 नागरिकता के अधिकारों को बनाए रखता है। ये अनुच्छेद 5 से 11 हो गए, ठीक है। अब लिखा है जन्म के आधार पर नागरिकता, तो इसके बारे में देखते। जन्म के आधार पर नागरिकता क्या है, मतलब जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को, जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात हुआ है, जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात हुआ है, 26 जनवरी 1950 को हो गया हो या उसके बाद हुआ हो, ठीक है, वो नागरिक होगा भारत का। जिसका ना जो भारत की भूमि पर 26 जनवरी 1950 को जिसका जन्म हुआ है, ये इसके बाद फिर आज कल परसों जब भी होगा या हुआ है तो वो भारत का नागरिक होगा। किंतु इसके 2 अपवाद हैं। इसके अपवाद 2 कौन से हैं कि विदेश के राजनीतिक कर्मचारी के भारत में उत्पन्न होने वाले बच्चे और शत्रुओं के अधीन भारत के किसी राज्य में उत्पन्न होने वाले बच्चे नागरिक नहीं होंगे। जैसे मान लो कोई विदेशी व्यक्ति यहाँ रह रहा है, ठीक है, उसका बच्चा जन्म ले लिया अभी 2023 में, ठीक है, तो क्योंकि लिखा है 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद जिसका जन्म हुआ होगा भारत में, भारत का नागरिक बन जाएगा। तो इसके 2 अपवाद हैं कि अगर कोई विदेशी व्यक्ति राजनीतिक कर्मचारी यहाँ काम कर रहा है, उसका कोई बच्चा यहाँ पैदा हुआ, जन्म लिया, ठीक है, अभी ले या अब मान लो इसके 1950 के बाद ले या अभी आगे ले, तो वो भारत का नागरिक नहीं होगा। या मान लो जो भारत का भाग है लेकिन जैसे कुछ भाग चीन ने, कुछ भाग पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, तो वहाँ पर जो रहते हैं उनके बच्चे जो जन्म लेते हैं वो सीधे भारत के नागरिक नहीं रहेंगे, ठीक है, वो भारत में आके रोजगार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपवाद हैं। फिर कहने का मतलब है आगे दिया है कि नागरिक संशोधन अधिनियम 1986, ये नागरिक संशोधन अधिनियम 1986 कहता है यदि भारत में जन्म में बच्चे के माता पिता में से कोई एक भी, ठीक है, भारत का नागरिक है तो जो बच्चे का जो जन्म होगा, जो जन्मा बच्चा होगा वो भारतीय नागरिक का पात्र हो जाएगा, ठीक है। अगर भारत में किसी बच्चे ने जन्म लिया है और उनके माता पिता में से उसका कोई एक भारत का नागरिक है तो उसको भी नागरिक बनने का अधिकार होगा। ये नागरिक संशोधन अधिनियम 1986 कहता है, ठीक है। ये घटना चक्र का पॉइंट है, क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद पंजीकरण के आधार पर नागरिकता कैसे मिलती है, पंजीकरण रजिस्ट्रीकरण के आधार पर नागरिकता कैसे मिलती है। तो नागरिकता मिलने के ये है कि भारतीय मूल के व्यक्ति जो जिसके माता पिता में से मतलब कोई एक भारत का व्यक्ति हो उसको भारतीय मूल का व्यक्ति कहते हैं। आवेदन से ठीक पूर्व उसको 7 वर्ष तक भारत में रहना होगा, ठीक है। अगर कोई भारतीय मूल का व्यक्ति है वो भारत की नागरिकता चाहता है तो उसको जब वो आवेदन करेगा नागरिकता लेने के लिए तो उसको 7 वर्ष तक भारत में रह चुका हो उसके पहले, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट कि भारत मूल का व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर या किसी अन्य देश में रह रहा हो, ठीक है, तो वो भी पंजीकरण के द्वारा नागरिकता पा सकता है। जो भारतीय मूल का व्यक्ति हो जो अविभाजित भारत के बाहर, ठीक है, या किसी अन्य देश में रह रहा हो, व्यक्ति को जो भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और आवेदन पत्र देने से पूर्व 7 वर्ष तक भारत में रह रहा हो, ठीक है। वो व्यक्ति जो किसी भारतीय से विवाह कर ले, कोई लड़की है तो जेंट्स से विवाह किया या कोई जेंट्स है किसी लड़की से, भारतीय लड़की से विवाह किया है, तो उसको अगर नागरिक बनना है पंजीकरण के माध्यम से तो उसको भी 7 वर्ष तक भारत में रहना पड़ेगा। और भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चे, जैसे हम लोग भारत के जब नागरिक कब बने लेना है तो हम क्या पंजीकरण करवाते हैं ना, इसको अपना फार्म भर के ही देते हैं ना। जैसे भारत के जो नागरिक हैं उनके बच्चे भी नागरिक बनते हैं तो कैसे पंजीकरण भी इससे बनते हैं ना, अपने आप तो ना नागरिकता मिल जाती है। हमको फार्म भर के देना रहता है, पंजीकरण करवाना पड़ता है। और भारतीय नागरिकों की पत्नियाँ भी, जैसे कोई भारतीय नागरिक है उसकी जब शादी होती है तो वो अपने सरकारी स्कूल में जाता है ना, वही ज़्यादातर मास्टर ही बनाते हैं, तो वहाँ जाते हैं अपना रेफरेंस दे के अपनी पत्नी को भी नागरिकता वो क्या कहते हैं पंजीकरण करवाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पंजीकरण के माध्यम से जो भारत मूल के व्यक्ति हो और जो भारतीय मूल का व्यक्ति हो जो विभाजित भारत के बाहर या किसी अन्य देश में रह रहा हो उसको नागरिक बनना है तभी पंजीकरण करवाएगा। और कोई भारतीय नागरिक से विवाह करता है वो भी पंजीकरण करवाएगा। भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चे, भारतीय नागरिकों की पत्नियां, ये सब पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करती हैं। अब यह है कि हाँ भारतीय मूल का कोई व्यक्ति हो बाहर है नागरिक बनना चाहता है तो उसको 7 वर्ष तक भारत में वो रह चुका हो, या कोई भारतीय नागरिक से शादी करता है तो उसको भी नागरिक बनना है पंजीकरण के माध्यम से तो उसको 7 वर्ष से वो भारत में रह रहा हो, ये शर्त है। अब देशीकरण के आधार पर नागरिकता कैसे मिलती है, तो
एक व्यक्ति देशीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने की योग्यता रखता है यदि वह निम्नलिखित शर्तें पूरी करता हो। तो देशीकरण के माध्यम से नागरिक बन सकता है अगर उसको निम्न शर्तें पूरी करें, जैसे वह ऐसे देश से संबंधित नहीं हो जहां भारतीय नागरिक देशीकरण द्वारा नागरिक नहीं बन सकते। तो पहली शर्त यह है कि वह किसी ऐसे देश से संबंध न रखता हो जहां भारतीय नागरिक देशीकरण द्वारा नागरिक नहीं बन सकते हैं, ठीक है। फिर नंबर 2 पॉइंट, यदि वह किसी अन्य देश का नागरिक है तो उसे भारतीय नागरिकता के लिए अपने आवेदन की स्वीकृति पर उस देश की नागरिकता को त्याग करना होगा। जैसे अगर तो आपको नागरिकता लेनी है, आप किसी अमेरिका के नागरिक हो तो तुम्हें अगर भारत की नागरिकता लेनी है देशीकरण के माध्यम से, तो आपको अमेरिका की नागरिकता क्या करनी होगी, त्याग करना होगा, तब आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। अगला पॉइंट है, वह पिछले 12 महीनों से भारत में निवास कर रहा हो या भारत सरकार की सेवा में है या आंशिक तौर पर दोनों ही स्थितियों में रहा हो। फिर तीसरी शर्त है कि वह 12 महीनों से भारत में रह रहा हो या फिर वह भारत सरकार की सेवा में हो या आंशिक तौर पर इन दोनों में से कुछ पूरा करता हो, दोनों शर्तों का कुछ भाग हो, तो ये तुम्हें मिल जाएगी नागरिकता भारत के देशीकरण के माध्यम से। अगला पॉइंट है, उक्त 12 महीनों की अवधि में एकदम पहले के 14 वर्षों में वह कम से कम 11 वर्ष भारत में रहा हो, भारत सरकार की सेवा में रहा है या आंशिक तौर पर दोनों स्थितियों में रहा हो, ठीक है। तो ये है। अगली शर्त है, वह अच्छे चरित्र का व्यक्ति होना चाहिए, अपराधी नहीं होना चाहिए। अगला है, वह संविधान की 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट भाषाओं में से किसी एक का पर्याप्त ज्ञान रखता हो। संविधान की सूची में 22 भाषा है ना, उसमें से किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञान हो उसको। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के बाद भारत में रहने या भारत सरकार की सेवा में रहने का इरादा रखता है या किसी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कार्य करने का इरादा रखता है जिसकी सदस्यता भारत के पास है, ठीक है। तो देखो, वो जो देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त कर रहा है उसका इरादा कैसा होना चाहिए, कोई भारत की नौकरी करे, ठीक है, या अगर अंतर्राष्ट्रीय संगठन में नौकरी करे तो उसको इरादा ये होना चाहिए कि भारत की सदस्यता उसके पास हो, उसी संगठन में नौकरी करने जाए, ये नहीं कि जिसमें भारत सदस्य ना हो उस संगठन में नौकरी कर ले, तो वो इसका इरादा ऐसा होना चाहिए, तो उसको देशीकरण के माध्यम से नागरिकता दी जाती है। तो ये शर्तें हैं, एक बार इसको सुन लेना, ठीक है। थोड़ा नागरिकता रटने वाला चैप्टर है, इसमें कॉन्सेप्ट कम चलते हैं, बाकी मेन तो उसके अनुच्छेद हो गए और वो क्या कहते हैं शर्तें, कब तक कै साल तक रहना हो चाहिए, 7 वर्ष तक, ठीक है। उसके बाद देखो अधिनियम भारतीय अनिवासी भारतीय, ठीक है, अनिवासी भारतीय जिसको NRI बोलते हैं। तो भारतीय नागरिक, भारतीय पासपोर्ट धारक जिसे कहते हैं ना, भारतीय नागरिक से भारतीय पासपोर्ट धारक कहते हैं, भारतीय नागरिक होता है परंतु किसी कार्य विशेष के कारण, ठीक है, किसी कार्य विशेष के कारण पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान वह 180 दिनों से कम समय के लिए ही भारत में रहता है। तो वो अनिवासी भारतीय कौन रहता है, जिसके पास भारतीय पासपोर्ट होता है, ठीक है, वो भारत का नागरिक होता है, लेकिन किसी वित्तीय कार्यों के कारण, वित्तीय ज़रूरतों के कारण वह 180 दिनों से कम समय के लिए भारत में रहता है। वह 180 दिन कम समय से ना, 180 दिन नहीं रहता है, ठीक है, 180 दिनों से कम ही समय के लिए भारत में रह पाता है, तो उसको अनिवासी भारतीय कहते हैं। भारत में सभी प्रकार की गतिविधि शुरू कर सकता है ये, ठीक है, सभी नागरिक अधिकार इसको प्राप्त होते हैं। तो जो NRI होता है उसको, भारत के नागरिक को जो अधिकार प्राप्त होते हैं वो इसको सारे अधिकार प्राप्त होते हैं, वो कोई भी यहाँ गतिविधि शुरू कर सकता है। वो गतिविधि ये नहीं कोई अपराधी गतिविधि, अच्छी गतिविधि जिसको संविधान ने मान्यता दी है, तो वो काम कर सकता है। पासपोर्ट में उल्लिखित अपने निवास स्थान के निर्वाचन क्षेत्र में मतदान भी कर सकता है। तो ये भारतीय NRI है, ठीक है, ये भारतीय नागरिक होते हैं। NRI इनको कहते हैं, ये होते हैं पूर्णतः भारतीय नागरिक हैं, ये किसी वित्तीय काम के लिए 180 दिनों से कम भारत में रहते हैं और ये भारत में कोई भी काम शुरू कर सकते हैं और ये अपना मतदान भी दे सकते हैं, ठीक है। और भारतीय प्रवासी भारतीय नागरिक जिसको OCI बोलते हैं, प्रवासी भारतीय नागरिक, ये क्या होते हैं, 2005 में नागरिकता अधिनियम 1955 जो आया था, 2005 में नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है, जो था उसके अनुसार क्या किया था, संशोधन किया गया था इसमें। 2005 में नागरिकता अधिनियम 1905 में क्या किया, 55 में संशोधन किया गया और संशोधन करके भारत की विदेशी नागरिकता OCI योजना शुरू की गई। भारत की विदेशी नागरिकता OCI योजना शुरू की गई, ठीक है। तो ये कब शुरू की गई थी OCI योजना, 2005 को, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आया हुआ है। 9 जनवरी 2015 को क्या हुआ, PIO कार्ड बंद कर दिया गया, इसको PIO कार्ड बंद कर दिया गया और OCI में इसको शामिल कर दिया गया। 9 जनवरी 2015 को PIO कार्ड बंद हो गया और OCI में इसको शामिल कर दिया गया। अब OCI के इसके अधिकार क्या हैं, ठीक है,
तो OCI, ठीक है, ये इसको बोलते हैं क्या कहते हैं, भारत का विदेशी नागरिक, मतलब जो भारत में पैदा हुआ है, वर्जिन जो है उसका इंडिया में हुआ है, ठीक है, तो उसको OCI बोलते हैं, भारत का विदेशी नागरिक, ठीक है। तो इसके अधिकार क्या है, ये आजीवन वीज़ा प्राप्त कर सकता है, आजीवन वीज़ा प्राप्त कर सकता है। ये भारत में इसको शोध हेतु अनुमति होती है, ठीक है, शोध की अनुमति के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होती कि भारत में शोध करना है इसको, तो इसकी अनुमति की आवश्यकता नहीं, अपने आप शोध कर सकता है। सार्वजनिक सार्वजनिक या सरकारी सेवा का अधिकार इसको नहीं होता है, OCI को, ठीक है, सार्वजनिक सरकारी अधिकार नहीं होता है, ठीक है, सेवा का अधिकार नहीं होता, मतलब सरकारी नौकरी नहीं कर सकता है। कृषि संपत्ति का मालिक नहीं हो सकता है, ये कृषि जमीन नहीं कर सकता OCI व्यक्ति जो है, ठीक है, तो जिसको हिंदी में बोलते हैं भारत की विदेशी नागरिकता वाला व्यक्ति जो है, ठीक है, कृषि संपत्ति को खरीद नहीं सकता, उसका मालिक नहीं हो सकता है, ठीक है, ये हो गए। अब मूल अधिकार पढ़ेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।